ओके, अब हम देखते हैं जी प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर का आपने याद रखना है कि वो चीज़ कॉज करती हैं जो फिल्टर नहीं हो सकती, मतलब कि वो पोर्स में से जो पास नहीं कर सकती, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है ना कैपिलरीज की, उसमें से जो चीज़ नहीं पास कर सकती वही प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बनाएगी। तो वो कौन सी चीज़ है? प्लाज्मा प्रोटीन मोस्टली जो है वो पास नहीं करती, जिसकी वजह से जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर बनाती हैं। और कुछ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स होते हैं, ये भी जो है वो प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है कि ये जो है वो डिफरेंट जो सेल परमिएबल जो सेल मेम्ब्रेन का होता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो प्लाज्मा प्रोटीन्स का प्रेशर होता है उसको सेपरेट रखने के लिए जो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो होता है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलॉइड क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज ये जो है कोलॉइडल सोल्यूशन की फॉर्म में होता है, ऐसी हमें इसकी शक्ल ज़रा नज़र आती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको पता होना चाहिए 28 इसकी वैल्यू होती है। अब ये दो फॉर्म में डिवाइड हो गया, एक डिजॉल्व होती है प्रोटीन्स की वजह से और एक डोनर इफेक्ट की वजह से होता है। डोनर इफेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या है? डोनर इफेक्ट जो होता है वो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है जो पड़े होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जो प्रोटीन्स ने जिनको होल्ड करके रखा होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ शो किया हुआ है कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है किन चीज़ों पर? ऑस्मोटिक प्रेशर आपका जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, एक्सेप्ट फॉर साइज, मतलब कि साइज़ पे वो डिपेंड नहीं करता, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, उनके मैस वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। चाहे उनका मैस जितना मर्जी हो, वो उनके जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। तो ये आपके पास जो है नीचे टेबल में जो है वो आपके पास शो किए हुए प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, और सबसे ज़्यादा जो एल्ब्यूमिन का है, उसके बाद जो ग्लोबुलिन का है, फिर फाइब्रिनोजिन का है। तो ये आपके पास टोटल शो किए हुए 80% जो है वो एल्ब्यूमिन का और 20% ग्लोबुलिन का, और बहुत कम जो है वो फाइब्रिनोजिन का शो किया हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके अंदर आपने याद रखना है कि जो साइज़ जो होता है ना कैपिलरी पोर का, वो बहुत स्मॉलर होता है प्लाज्मा प्रोटीन के बनिस्बत, मतलब कि प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है बड़ी। ठीक है, लेकिन कुछ पोर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जिनमें से जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन लीक कर जाती हैं और वो ट्रैवल करती हैं। ठीक है, अब ये कुछ प्लाज्मा प्रोटीन जो प्रोटीन्स होती हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, वो 12 लीटर होती हैं। जो अगर हम देखें तो प्रोटीन्स जो होती हैं ना, अगर आप सपोज करें ये प्रोटीन्स जो हैं वो आपके पास कुछ दी हुई हैं जी प्लाज्मा के अंदर, और ये कुछ हैं आपके पास जो हैं वो दी हुई हैं आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ज़्यादा प्रोटीन्स नजर आएंगे आपको एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा के अंदर। लेकिन अगर आप प्लाज्मा का साइज़ देखें और जो आपकी दूसरे इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम देखें, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। तो अगर आप उसकी कंसंट्रेशन उसके हिसाब से देखें तो आपको प्लाज्मा में जो है वो प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो क्योंकि उसके अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, तो वो उसके हिसाब से हम प्रोटीन्स की जो है वो अमाउंट देख रहे होते हैं। तो ये आपने याद रखनी है, और ये वैल्यूज़ वगैरह आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन। कैपिलरी मेम्ब्रेन जो होती है ना, उससे आपके जो है वो एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड होते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एवरेज कैपिलरी प्रेशर। आर्टियल एंड होता है, एक एट्रियल एंड होता है, एक वीनस एंड होता है। आर्टियल एंड से जो है वो हमेशा जो फ्लूइड है वो बाहर निकलता है कैपिलरीज में से, और जो वीनस एंड होता है उधर से एब्जॉर्ब होता है कैपिलरीज के अंदर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अब आए थे आपके पास के जो आपका आर्टियल एंड होता है उसके ऊपर फिल्ट्रेशन कैसे होती है, कैसे उसकी फोर्स अप्लाई होती है। एक होता है कि कैपिलरी जो आर्टियल एंड होते हैं ना कैपिलरी पर, वो होती है उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होता है वो 30 होता है कैपिलरी प्रेशर। कैपिलरी प्रेशर क्या है कि जो बाहर की तरफ लेके आ रहा है। अब नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्री फ्लूइड प्रेशर, मतलब कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बाहर निकाल रहा है, वो भी आपके पास जो है वो 3 है, मतलब कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो रख रहा है वो भी 3 है। तो ये तीनों जो आपके पास दिए हुए हैं ये ऐड अप होंगे तो 41 वैल्यू आएगी, जो क्या है बाहर की तरफ लेके आ रही है, कैपिलरी से जो है वो बाहर की तरफ फ्लूइड को निकाल रही है। अब ये वाली जो दो फोर्सेस हैं, ये वाली जो एक फोर्स दी हुई है आपके पास, ये जो है वो फ्लूइड को अंदर रखने की कोशिश करेगी कैपिलरी के अंदर, तो ये 28 है। तो अगर आप 41 में से 28 माइनस करें तो आपके पास 13 आती है, और ये 13 जो है वो किस तरफ ज़्यादा है? आउटवर्ड। आउटवर्ड जो फोर्स है वो 41 है, और इनवर्ड जो है 28 है, तो आउटवर्ड ज़्यादा है फोर्स, तो जो फ्लूइड होगा वो बाहर की तरफ मूव करेगा आर्टियल एंड पर। ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कहेंगे। जो जब आप आउटवर्ड में से इनवर्ड को माइनस करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी आर्टियल एंड पे, इसको आप क्या कहेंगे? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कहेंगे। उसके अलावा आपके पास ये दूसरे वाला दिया हुआ वीनस एंड पे। वीनस एंड पे आपने याद रखना है जो इनवर्ट रखने वाली फोर्सेस हैं वो 28 है, बिल्कुल सेम है जिस तरह आपके पास आर्टियल एंड पे था। लेकिन जो वीनस एंड पे जो आपके पास जो दूसरा है जो आउटवर्ड लेके जा रही है फोर्स, वीनस एंड ऑफ द कैपिलरी पे कैपिलरी प्रेशर जो है वो 10 है। उधर कितना था? 30 था, इधर 10 है।
तो इसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा और यहाँ जो आउटवर्ड फोर्स होगी वो 21 रह जाएगी। तो जब आप इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड में से आउटवर्ड को माइनस करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आई, 7 आई। तो 7 क्यों आई, क्योंकि जो इनवर्ड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटवर्ड, तो जो फ्लूइड होगा वो इनवर्ड रहेगा, उसको इनवर्ड फोर्स लगेगी, ठीक है। और ये जो फोर्स आएगी जो हमने डिफरेंस की वजह से जो नेट इनवर्ड फोर्स आई, ये किसको क्या कहेंगे, रीअब्जॉर्प्शन, नेट रीअब्जॉर्प्शन प्रेशर कहेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, नेट रीअब्जॉर्प्शन प्रेशर कहलाएगा 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि ये जो है वो अब्जॉर्प्शन प्रेशर है कि जो फ्लूइड आ रहा है वो अब्जॉर्ब हो रहा है, वो इसकी वजह से हो रहा है, और जो बाकी थोड़ा सा फ्लूइड होगा वो अंदर से फ्लो करेगा कैपिलरीज के अंदर से, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आते हैं स्टार्लिंग इक्विलिब्रियम। स्टार्लिंग इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है कि जितना फ्लूइड अंदर आ रहा है उतना, मतलब कि जितना फ्लूइड आउटवर्ड जा रहा है आर्टियल एंड से, वो उतना ही है कि जो सर्कुलेशन में जाके एब्जॉर्प्शन, मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन के ज़रिए जो सर्कुलेशन में एंटर हो रहा है ना, उसके बराबर होगा। मतलब आर्टियल एंड पे जो आ रहा है वो वीनस एंड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो अगर आप इस चार्ट से देखें तो ये देखें आपके पास दिया हुआ है कि जो आउटवर्ड फोर्स है, मीन कैपिलरी प्रेशर अगर आप देखें दोनों का तो वो 17.3 आता है। तो अगर आप ये सारी फोर्सेस देखें तो ये इन आउटवर्ड लग रही हैं, जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो 28.3 आएगी, और जब आप इनवर्ड फोर्स देखेंगे तो वो 28 है। सिर्फ और सिर्फ 0.3 का फ़र्क आएगा कि वो जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लगेगी, मतलब जो फ्लूइड है उसको बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेगी। नेट फिल्ट्रेशन जो है वो 0.3, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 0.3 का होगा, और जो रेट होगा आपका वो कितना होगा, 2 मिलीलीटर पर मिनट होगा रेट जो होगा आपके फिल्ट्रेशन का इंटायर बॉडी के अंदर, ठीक है, इस प्रेशर पे 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर। तो अब आपके पास आता है फिल्ट्रेशन कॉफिशेंट। फिल्ट्रेशन कॉफिशेंट आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर 100 ग्राम्स ऑफ टिश्यू। एक 100 ग्राम ऑफ टिश्यू है, उसके अंदर कितना प्रेशर लग रहा है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और कितना जो 1 मिनट के अंदर कितना जो है वो कितनी फिल्ट्रेशन हो रही है, ये आपके पास क्या कहेंगे, कैपिलरी फिल्ट्रेशन कॉफिशेंट कहलाएगा। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट दिए हुए हैं, नीचे कॉफिशेंट दिए हुए हैं आपके पास, हर एक का डिफरेंट होता है। ब्रेन का डिफरेंट है, सबक्यूटेनियस टिश्यू का डिफरेंट है, इंटेस्टाइन का डिफरेंट है, किडनी का डिफरेंट है, इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। और उसके बाद अब आपके पास आता है इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल इम्बेलेंस ऑफ फोर्स। मतलब कि जो इनवर्ट फोर्स है वो आपके पास 17 है, मतलब कैपिलरी जो प्रेशर लग रहा है वो 17 है, ठीक है। और अगर आप इसको जो है वो बढ़ा दें 20 टाइम्स, तो इससे क्या होगा कि जो फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा, मतलब कि जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो भी जो है वो 0.3 से जो है वो कितना बढ़ जाएगा, 20.3 पे चला जाएगा, जिसकी वजह से पहले जो हमने कहा नेट कैपिलरी प्रेशर जो आपका था वो 17 था, आपने इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 20 टाइम्स ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो आपके पास जो है वो 20 टाइम्स जब ये ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है वो फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा, मतलब कि जो फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड है ना उसको जो फोर्स लेके जा रही है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो जब आप जो है वो कहते हैं कि 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी राइज करवाएंगे कैपिलरी प्रेशर के अंदर, तो वो क्या करेगा कि आपके जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है उसको 20.3 से जो है वो 0.3 से 20.3 तक ले जाएगा, जिसकी वजह से 68 टाइम्स ज़्यादा नेट फिल्ट्रेशन आपकी जो है वो 68 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। अब इतनी ज़्यादा सर्कुलेशन जो आपकी फिल्ट्रेशन है ज़्यादा हो गई है, तो हमारा जो लिम्फेटिक्स है वो सिर्फ 2 to 5 टाइम्स ज़्यादा अपने से जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं फ्लूइड को, कि उसको जो है वो सर्कुलेशन में लेके जा सके, लेकिन इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ओडीमा हो जाएगा आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लूइड अकोमोडेट हो जाएगा। अगर आपके जो है वो कन्वर्सली इसके उल्ट अगर आप देखें कि आपके जो है वो लो प्रेशर है, मतलब कि लो प्रेशर हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि फिल्ट्रेशन कम होगी तो आपकी एब्जॉर्प्शन जो है वो, मतलब कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ब्रेज, मतलब रीअब्जॉर्प्शन जो होगी, नेट रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इंटरस्टिशियल मतलब जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इस इफेक्ट की वजह से भी ओडीमा हो जाएगा। अब आपके पास आती है लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स आपको पता होना चाहिए कि ये रूट होती है कि मतलब कि जितना ज़्यादा एक्सेस हो जाए आपकी प्रोटीन्स, उनको जो है या फ्लूइड जो है उसको सर्कुलेशन में भेज सके, ठीक है, या वो जो चीज़ें आपकी डायरेक्टली जो है वो ब्लड कैपिलरी से अब्जॉर्ब होकर नहीं रिमूव हो रही, वो जो है वो इन लिम्फेटिक्स के ज़रिए जो है वो रिमूव हो जाती है। अब आपके पास जो है वो डिफरेंट चैनल्स दिए हुए हैं कि डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में जो है वो चैनल्स आपके पास होते हैं। अब कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनमें प्री लिम्फेटिक्स होते हैं, ये जो है वो फ्लूइड को एम्पटी करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के ज़रिए, ठीक है, और वो दोबारा जो उनको ब्लड में फेंक देते हैं।
अभी आपके पास डिफरेंट दिए हुए हैं कि जो आपकी लिम्फ वेसल्स होती हैं लोअर पार्ट ऑफ दी बॉडी से, वो भी किस में थोरेसिक डक्ट में एंटर हो जाती हैं। उसके अलावा आपकी जो लेफ्ट साइड ऑफ हेड है, मतलब कि लेफ्ट साइड ऑफ आर्म है, ये सारी भी जो है थोरेसिक डक्ट के अंदर एंटर हो जाती हैं। राइट साइड वाली जो है ये राइट लिम्फेटिक डक्ट के अंदर एंटर हो जाएंगी। तो ये भी जो है वो मच स्मॉलर होती हैं थोरेसिक डक्ट से, जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये उसके अंदर एंटर हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आते हैं टर्मिनल लिम्फेटिक्स कैपिलरीज एंड देयर परमेबिलिटी, मतलब कि इनकी परमेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि 1/10 ऑफ द फ्लूइड जो है वो एंटर होता है लिम्फ कैपिलरीज में, और वो जो है वो ब्लड के अंदर रिटर्न होता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर रादर देन वीनस कैपिलरीज। वीनस कैपिलरीज जो अब्जॉर्ब करके भेज रही है ना, उनकी बनिस्बत 1/10 हिस्सा जो होता है ना, वो ये लिम्फेटिक वेसल्स का काम होता है कि ये जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो मतलब जो ब्लड को के अंदर जो है वो रिटर्न कर सके फ्लूइड को, इनका काम होता है। ठीक है, उसके अलावा ये आपके पास शो किए हुए हैं एंकरिंग फिलामेंट्स। ये आपने याद रखने हैं कि एंकरिंग फिलामेंट जिसने आपके एंडोथेलियल सेल्स को जो है ये इन्होंने जो है वो क्या किया हुआ, कवर किया हुआ, मतलब इनको पकड़ के रखा हुआ है, और इनके दरमियान एक वॉल सा बन रहा होता है जिनके ज़रिए जो है फ्लूइड अंदर फ्लो कर जाता है। ठीक है, और जब एक बार फ्लूइड अंदर आ जाता है, जब आपके कैपिलरीज के अंदर इंटर फ्लूइड आ जाएगा लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर, तो वो बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वॉल्स क्लोज हो जाते हैं। तो आप इनको वन वे वॉल्व कह सकते हैं। ठीक है, बैक फ्लो जो है ये प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा लिम्फ आपको पता होना चाहिए क्या, जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो है वो फ्लो कर रहा होता है कैपिलरी लिम्फेटिक्स में से, उससे जो है लिम्फ ड्राइव होता है। ठीक है, अब प्रोटीन कंसनट्रेशन जो आपकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होती है वो 2 होती है, और प्रोटीन कंसनट्रेशन जो आपकी लिम्फ में होती है वो बिल्कुल सेम ही होती है, जैसी होती है। हाउएवर लिवर में जो है वो लिम्फ का जो होता है उसकी प्रोटीन कंसनट्रेशन 6 होती है, और डिफरेंट इंटेस्टाइन वगैरह में भी डिफरेंट हो जाती है। उसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम का काम आपके पास जो है वो न्यूट्रिशन के न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन वगैरह में भी रोल है। अच्छा, अब हम देखते हैं रेट ऑफ लिम्फ फ्लो। लिम्फ फ्लो का आपको पता होना चाहिए कि हमने कहा है ना कि मोस्टली जो लिम्फ फ्लो होता है वो आपका डायरेक्शन उसकी जो है वो हमेशा थोरेसिक डक्ट की तरफ होती है। तो 100 मिलीलीटर्स जो होता है वो आपका लिम्फ फ्लो जो है वो थोरेसिक डक्ट के अंदर होता है, एक रेस्टिंग जो है वो ह्यूमन के अंदर पर और। ठीक है, और थोड़ा सा जो 20 मिलीलीटर होता है ना वो सर्कुलेशन में से हर एक और के अंदर गुजरता है। तो अगर आप इनका सम करें तो 120 आता है। तो 120 जिसको आप 2 से 3 लीटर्स कह सकते हैं, जो 120 मिलीलीटर पर आवर होता है, और 2 से 3 लीटर्स जो है वो पर डे हो जाता है। इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। उसके अलावा आपका जो इंटरस्टिशियल प्रेशर है, फ्लूइड प्रेशर है, उसका लिम्फ फ्लो पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, शुरू में तो आपका जो है अगर आप देखेंगे तो -6 है, मतलब कि जो आपका ये जो आपका इंटरस्टिशियल प्रेशर है ना, ये -6 था, थोड़ा था, तो उसकी नेगेटिव में था, तो आपका जो लिम्फ फ्लो बहुत कम है। उसके बाद देखिए सडन राइज हो रहा है, तो ये राइज आ रही है आपके लिम्फ फ्लो के अंदर, मतलब कि जो लिम्फ फ्लो भी राइज कर रहा है, और उसके अलावा इंटरस्टिशियल प्रेशर 0 पर आकर जो है वो भी जो है वो लिम्फ फ्लो जो है वो मैक्सिमम पे चला जाएगा। उसके बाद जो है वो लिम्फ फ्लो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा राइज नहीं करेगा। अब जितना मर्जी आप प्रेशर जो है इंटरस्टिशियल प्रेशर जो है वो बढ़ा लें। अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके पास जो है लिम्फ फ्लो को जो आपकी बढ़ाते हैं। अब इसमें एक तो है कि आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ना कैपिलरी से, मतलब कि जो कैपिलरी से बाहर निकलने वाला प्रेशर वो ज़्यादा हो जाए। उसके अलावा जो प्लाज्मा कोलाइड, मतलब कि जो अंदर रहने वाला कैपिलरीज के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाए। उसके अलावा जो आपका इंटरस्टिशियल कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी इंक्रीज, मतलब कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो है वो निकलने वाला प्रेशर वो इंक्रीज कर जाए, मतलब कि जो उसके अंदर रहने वाला प्रेशर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के। उसके अलावा जो कैपिलरीज की परमेबिलिटी है वो भी इंक्रीज कर जाए। अगर वो इंक्रीज कर जाएगी तो इससे जो है वो आपका कैपिलरी का प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। ये आपके पास जो है वो दिया हुआ है। और हमने कहा ना जब वो मैक्सिमम पे जाके उसके बाद ये स्ट्रेट कर्व आ जाती है, तो इसको जब ये इस पॉइंट पे रीच कर जाएगा, इसको आप मैक्सिमम लिम्फ फ्लो रेट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास होता है कि जो लिम्फेटिक पंप्स होते हैं, जो आपके वॉल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, अगर आप ये देखें ये वॉल्स होते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स पे जो है ना जाके ये पोर्स होती हैं जिनमें से पास करती हैं चीज़ें। उसके अलावा ये आपके वॉल्स होते हैं जो क्लोज होते रहते हैं, ओपन होते रहते हैं, और इनमें से जो है वो फ्लूइड वगैरह पास करता रहता है। ठीक है, उसके अलावा ये आपके पास कैपिलरीज शो की हुई हैं कि ये कैपिलरीज हैं जिनके दरमियान जो है वो वॉल्स डिवेलप हुए हैं। उसके बाद ये कैपिलरीज है, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, इनके बाद जो है वो किस में जाते हैं, कलेक्टिंग लिम्फेटिक्स में जाएंगे, मतलब कि जो जितना भी कैपिलरीज से जो फ्लूइड निकलेगा वो सारा जो है वो किस में चला जाएगा, लिम्फ वेसल्स में। लिम्फ वेसल से फिर आगे जो है वो कलेक्टिंग लिम्फेटिक डक्ट्स में चला जाएगा, उससे आगे फिर वो नेक्स्ट अपने जो लिम्फ वेसल्स है उसमें चला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो है ये पंपिंग जो है वो एक्सटर्नल चीज़ें भी जो है वो कंट्रोल कर सकती हैं,
कि जो आपका एक्सटर्नल होता है ना, कोई भी बाहर से प्रेशर अप्लाई करें वो भी जो है वो आपका लिम्फेटिक्स जो है उनके लिम्फ वेसल्स उनको कंट्रैक्ट करवाएगा, जिससे वो जो फ्लूइड है वो आगे की तरफ मूव करेगा। इसमें भी एक बात मैं बताना भूल गया कि लिम्फ जो होता है वो आपका ऐसे ही फ्लो करता है, मतलब कि वो कंट्रैक्ट करेंगे लिम्फ वेसल्स और वो आगे की तरफ पुश करेंगे और वो जो है वो इस तरह सर्कुलेशन में फ्लो करता रहेगा। उसके अलावा ये भी आपके पास फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो आपके बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। उसके अलावा ये आपके पास लिम्फेटिक कैपिलरी पंप है कि ये जो पंप होते हैं, मतलब कि जो वॉल्स होती हैं कैपिलरीज की वो अडहेरेंट होती हैं दूसरे टिश्यूज़ के साथ, ठीक है। तो जब भी फ्लूइड मूव करेगा लिम्फेटिक कैपिलरीज में से वो जो है वो इसके अंदर भी मूव कर जाएगा। तो अगर आपका फ्लूइड एंटर होगा टिश्यू के अंदर तो वो टिश्यू को स्वेल करवा देगा, उसके बाद जो है वो एंकरिंग फिलामेंट्स को पुल करेगा, जिसकी वजह से जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं वो उसकी वॉल पे स्ट्रेच करेगा और लिम्फेटिक कैपिलरीज में जो है वो फ्लूइड मूव कर जाएगा, ठीक है। और जब टिश्यू कंप्रेस होगा तो वो प्रेशर अप्लाई करेगा और प्रेशर जो है कैपिलरीज पे इंक्रीज कर जाएगा और जो आपकी कैपिलरीज हैं वो ओवरलैप कर जाएंगी लाइक वॉल्व कि वो वॉल्व की तरफ क्लोज हो जाएंगी। उसके अलावा इनके अंदर एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं जो रिदमिकल कंट्रैक्शन वगैरह करवाते हैं। उसके अलावा ये फैक्टर्स वगैरह हमने देख लिया है कि अब आपके जो लिम्फ फ्लो का फैक्टर है ना वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है पहली चीज़, और दूसरे नंबर पर लिम्फेटिक पंप की जो है इफेक्टिवनेस पर डिपेंड कर रहा है कि वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसका प्रोडक्ट भी ले लें, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर मल्टीप्लाई बाय लिम्फेटिक पंप जो है उसकी एक्टिविटी से जो है मल्टीप्लाई करें तो आप रेट ऑफ लिम्फ फ्लो भी फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट फंक्शन ही शो किए लिम्फेटिक सिस्टम के कि आप फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो लीक कर जाती हैं कैपिलरीज वगैरह में से इंटरस्टिशियम के अंदर, कुछ जो है वो सर्कुलेशन में वापस चले जाती हैं, बाकी सारी जो है वो आपके इंटरस्टिशियम के अंदर रहती हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। वो इंटरस्टिशियल प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना उसका क्लोइड उसको इंक्रीज़ करती रहती हैं। तो इस पैराग्राफ में इसमें यही बताया हुआ है। उसके अलावा आपके पास इस पैराग्राफ में बताया हुआ है कि जो नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस होती है कि वो बॉडी के टिश्यूज़ को होल्ड करके रख सके। इसका ये फ़ायदा होता है कि बहुत सी बॉडी के टिश्यूज़ में जो होते हैं ना आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो फाइबर्स वो वीक होते हैं और बहुत एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो टिश्यू होते हैं वो एक दूसरे पे स्लाइड किए होते हैं, जैसे जो आपकी बैक ऑफ दिस हैंड है उसकी स्किन जो है वो जुड़ी होती है, ठीक है। उसके अलावा आपके फेस के ओवर भी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो कुछ प्लेसेस पे जो होते हैं ना वो टिश्यूज़ जो है वो होल्ड टुगेदर होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े होते हैं बाय आपके जो नेगेटिव प्रेशर होता है ना उसके ज़रिए जो है वो जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है। और जब ये टिश्यूज़ जो है वो अपना नेगेटिव प्रेशर लूज़ कर जाएंगे उसकी वजह से क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो अकोमुलेट हो जाएगा स्पेसिस के अंदर और ये एडिमा कॉज करेगा। वैसे तो कुछ जगहों पे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो टिश्यूज़ को होल्ड करके रखते हैं, लेकिन कुछ जगह पे जो है ये नेगेटिव इंटरस्टिशियल प्रेशर का भी फ़ायदा होता है कि ये जो है वो टिश्यूज़ को जो है वो होल्ड करके रखता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो एडिमा हो जाएगा, ठीक है। होप सो आपको ये चैप्टर समझ आ गया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।